This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीका टीवी और मैं पहले कह दूं हैप्पी न्यू ईयर 2024। दिस इज मी तरुण और बीवीका टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल बहुत अच्छा जाए। और अब हम जो बायोग्राफी लेकर हैं आए उसके बारे में बताता हूं। इस साल की पहली बायोग्राफी है। इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि किन की लेकर आ रहे हैं। तो आज है वो अभिनेता जो कि हास्य अभिनेता हैं, चरित्र अभिनेता हैं और इनके ऊपर रिसर्च हमने बहुत डीपली जाकर की। अक्सर हम करते हैं लेकिन इनके लिए ज़्यादा हमें वक्त लगा। क्यों? क्योंकि माता पिता का नाम भी नहीं पता था। तो ऐसे में हम कहाँ कहाँ पहुँचे क्या बताएं। फिर फाइनली विकास जेठानी जी के पास में पहुँचे और उनका भी एक यूट्यूब चैनल है पायल्स पैशन। तो वो उन्होंने मुझे बताया, बहुत जाकर पता चल गया कि सारे दादाजी, पिताजी, भाइयों सबके नाम पता चले। और ऐसे ही मेलविन ने बताया इनके भाई जेवियर्स में पढ़ाते थे। मतलब ओवरऑल हम कहाँ कहाँ पहुँचे क्या बताएं, लेकिन जहाँ तक पहुँचे वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर कर आप तक पहुँचा रहे हैं ये बायोग्राफी। तो आइए देखिए बायोग्राफी। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और शेयर तो बनता है। और असरानी जी को एक लाइक तो बनता है क्योंकि उन्होंने बहुत हंसाया है और वो कहते हैं हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। हाँ, ये किरदार बहुत यादगार रहा। लेकिन इस बायोग्राफी को हमने यादगार बनाने की पूरी कोशिश की है। तो आइए चलते हैं असरानी की दुनिया में। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने शुरुआत की रेडियो से, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने निभाए कई यादगार किरदार। उन्हें आज भी जाना जाता है एक यादगार रोल से। हमने कहा अटेंशन। ये है एक ऐसे कॉमेडियन जिनकी एक्टिंग का कोई नहीं है सानी। He is none other than सबके चहेते, सबको हंसाने वाले, अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी। ठहरो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ? तुझे नहीं मालूम है, तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया। जरा 10 रुपए का एक नोट देना। कहो बेटा अब कहाँ जाओगे? मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा। हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? नॉनसेंस! आप मुझे समझ कर रहे हैं? जो ही सुरैया ने दरवाजा खोला, हाँ भाई, शुरू करो। असरानी का पूरा नाम है गोवर्धन ठाकुर दास असरानी। फिल्मों में ये सिर्फ अपने सरनेम असरानी से मशहूर हुए। इनका जन्म हुआ था राजस्थान में, और राजस्थान में भी वो शहर जिसे भारत का पेरिस और गुलाबी नगर भी कहा जाता है। जब गुलाबी नगरी जयपुर में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, उसी दिन 1 जनवरी को साल 1940 में जन्म हुआ था असरानी जी का। इनके पिताजी का नाम था ठाकुर दास जेठानंद असरानी और माँ जमुना देवी असरानी। इनके पिताजी का जयपुर में साड़ी का कारोबार हुआ करता था और ये लक्ष्मी साड़ी नाम की शॉप आज भी जयपुर में राज मंदिर के पास मौजूद है, जहां इनके भाई के बेटे दुकान के इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। असरानी कुल 7 भाई बहन हैं, 4 भाई और 3 बहनें। असरानी जी की स्कूली शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जयपुर में सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की। असरानी जी की उस वक्त उम्र 15 साल थी और बचपन से ही मल्टी टैलेंटेड होने के कारण वो अक्सर स्कूल के ड्रामा, डांस, संगीत सब में पार्टिसिपेट किया करते थे। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि आगे चलकर इनके बड़े भाई हरिराम असरानी सेंट जेवियर स्कूल जयपुर में लाइब्रेरियन के पद से रिटायर हुए थे और जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे उन्हीं दिनों जयपुर के आकाशवाणी केंद्र की भी स्थापना हुई थी। साल था 1955।
और एक दिन इन्हें पता चला कि आकाशवाणी जयपुर में बच्चों का ड्रामा के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है और उसके लिए ऑडिशन चल रहे हैं। बस क्या था, अपने दोस्तों के साथ असरानी पहुंच गए स्कूल से सीधा आकाशवाणी। जब इनके ऑडिशन का नंबर आया तब वहां पर खड़े प्रोग्राम अधिकारी ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। इन्होंने कहा मैं भी ऑडिशन देना चाहता हूं। तब उस प्रोग्राम अधिकारी ने कहा साफ ड्रेस पहनकर आओ और अपने नाखून भी काट कर आओ। असरानी जी को समझ नहीं आया कि ये उनका वॉइस टेस्ट है या पर्सनैलिटी टेस्ट। बस यही सोचकर वहां से निकल आए और अगले दिन फिर नाखून भी काटे और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर पहुंच गए ऑडिशन देने के लिए। सलीके से गए असरानी को जब उसी शख्स ने यानी प्रोग्राम अधिकारी ने देखा तो उन्होंने कहा गुड, काम ही आपकी पूजा है और पूजा हमेशा साफ सुथरा रहकर ही की जाती है। जाओ अब अच्छे से ऑडिशन देकर आओ। असरानी को अब समझ आ गया था कि वॉइस टेस्ट से पहले साफ सुथरा होने की क्या आवश्यकता होती है। और असरानी जी को उस वक्त ये नहीं पता था कि प्रोग्राम अधिकारी ने जिस काम को पूजा कहा है वही काम आगे जाकर इन्हें ऐसा मशहूर करेगा कि पूरी दुनिया में ये कॉमेडियन के नाम से पूजे जाएंगे। असरानी ने उस दिन बहुत अच्छा ऑडिशन दिया और उनका फिर सिलेक्शन भी हो गया। उस दिन ऑडिशन में असरानी जी से पूछा गया था कि आप क्या क्या कर सकते हो। तब असरानी ने बिंदास होकर कहा था सब कर सकता हूँ सर, गा सकता हूँ, एक्टिंग कर सकता हूँ। तब ऑडिशन लेने वालों ने कहा कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार, इस गीत की थीम पर आपको इलेक्शन सॉन्ग गाना है। तब असरानी ने हाथों हाथ वहाँ ऐसा गाना क्रिएट कर दिया कि सब लोग देखते रह गए। और इस तरह असरानी उस ड्रामा ऑडिशन में पास हुए थे और फिर इन्हें आकाशवाणी का एक पहला नाटक भी दे दिया गया। उस नाटक में इनके किरदार का नाम था चौंच। ये एक ऐसा रोल था जिसकी आदत थी हर मामले में अपनी टांग लगाना यानी चौंच लगाना। और यहाँ गौरतलब बात यह भी रही कि ये ड्रामा इतना फेमस हुआ था कि रेडियो के बाद फिर ये स्टेज पर भी मंचित किया गया। और इस तरह अब आकाशवाणी के बाद स्टेज पर भी नजर आए असरानी और स्टेज पर ड्रामा का सिलसिला भी चल पड़ा। उन दिनों असरानी को आकाशवाणी में ड्रामा करने के 5 रुपए मिला करते थे। और यहाँ ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि असरानी जी की स्कूल की फीस उस वक्त सिर्फ 1 रुपया हुआ करती थी। अब स्टेज पर एक्टिंग करते करते असरानी को ये यकीन होने लगा था कि वो एक्टिंग के लिए ही बने हैं और उन्हें अब एक्टिंग में ही सब कुछ करना चाहिए। लेकिन असरानी जी के पिताजी तो जाने माने बिजनेसमैन थे और वो यही चाहते थे कि गोवर्धन हमारे बिजनेस में हाथ बटाए। लेकिन गोवर्धन असरानी को तो बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस काम में मन नहीं वो काम किसी काम का नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की और फिर साल 1960 से लेकर 1962 तक साहित्य कला भाई ठक्कर से इन्होंने एक्टिंग की क्लासेस भी ली। और असरानी ने अब पक्का ठान लिया था कि मुझे तो बॉम्बे जाना है, माया नगरी ही मेरी मंजिल है। लेकिन इनके पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर बेटे का जुनून तो एक्टिंग में कुछ कर कर दिखाना है। मेरा कहा मान और भूल जाए ये फिल्मों का चक्कर। क्या रखा है फिल्मों में? जो आदमी सपने नहीं देखता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं सुधरेगा। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। जयपुर आकाशवाणी में कुछ ड्रामा में काम किया था तो उनके पैसे इनके पास सुरक्षित थे। उन्हीं के चलते बॉम्बे की तरफ अब रुख कर दिया असरानी ने। टीटी, एक टिकट बम्बई। और आखिरकार असरानी बॉम्बे आ गए। पर उन्हें आने से लेकर रहने तक का अपना पूरा खर्चा खुद ही चलाना था। इस तरह माया नगरी मुंबई में कदम पड़े असरानी के। धीरे धीरे अब इनके फिल्मी संघर्ष की शुरुआत हुई। पर बम्बई आकर जल्द ही पता चल गया कि यहाँ खाना और रहना इतना आसान नहीं है और एक्टिंग का मौका तो मिलना दूर, स्टूडियो के गेट के अंदर भी नहीं जा पाते थे। मैं खुद ही फिल्मों की चमक दमक देखकर भटक गया था, बगैर कुछ सीखे हुए, बगैर मेहनत किए हुए।
असरानी जयपुर आकाशवाणी से एक लेटर लिखवा कर आए थे और इसी के चलते बम्बई आकाशवाणी में भी इन्हें कुछ समय बाद कुछ ड्रामा के प्रोग्राम मिलना शुरू हुए। और इन्हीं दिनों असरानी को ये पता चला कि पूना शहर में एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। असरानी को लगा कि वो वहाँ से अगर एक्टिंग का कोर्स कर लेंगे तो फिल्मों में एंट्री बहुत आसान हो जाएगी। इस इंस्टीट्यूट का नाम था FTII यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके पहले बैच में एडमिशन लिया असरानी ने और 2 साल के कोर्स में एक्टिंग की कई बारीकियों को सीखा और साल 1964 से 1966 तक असरानी ने अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया FTII से। कॉलेज के दौरान साल 1966 में असरानी को एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था हम कहाँ जा रहे हैं, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका निभाई थी असरानी ने। सुना आप यूरोप में कई बरस रहे, वहाँ क्या क्या देखा आपने? FTII में पढ़ते हुए असरानी ने बहुत सारे सपने संजो लिए थे। उन्हें यकीन था कि जैसे ही वो अपना कोर्स पूरा करेंगे उन्हें फिल्मों में फटाफट काम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। फिल्मों के लिए जब असरानी डायरेक्टर से मिलते थे तो सब यही कहा करते थे कि एक्टिंग कोई सीखने की चीज थोड़ी ना है, ये तो नेचुरली होती है। देवानंद, दिलीप कुमार ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स ने क्या एक्टिंग कहीं सीखी है? तुम एक्टिंग सीख कर आए हो, हाँ ये कोई बात हुई? असरानी को यही जवाब सबसे मिलता था और अब इनके सपनों का महल ढहने लगा था। असरानी ने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा। उम्मीद थी कि हेडमास्टर साहब कुछ करेंगे, लेकिन वो भी खत्म हो गई। FTII में कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें और इनके दोस्तों को मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी। 10 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म बनी और असरानी ने उस शॉर्ट फिल्म को सबको दिखाया, पर किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। यहाँ तक कि एक डायरेक्टर ने शॉर्ट फिल्म देखकर कहा, आप कहीं से हीरो नहीं लगते, विलन जैसी आप में कोई बात नहीं है, कैरेक्टर आर्टिस्ट की तो बंबई में कहाँ कमी है। ये बात सुनकर तो असरानी के लगभग सारे रास्ते अब बंद होते नजर आ रहे थे। हीरो बनना चाहते हो? धर्मेंद्र का बॉडी चाहिए, अमिताभ का आवाज चाहिए और राजेश खन्ना का स्माइल चाहिए। अबे मैं पूछता हूँ तुमने है क्या? हीरो बनने चले आए। लेकिन असरानी जी ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उस वक्त की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब पूना आई तब असरानी और उनके क्लासमेट्स ने इंदिरा गांधी से ये शिकायत कर दी कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद कोई हमें काम तो दूर की बात है 2 मिनट का समय भी नहीं देता। तब इंदिरा गांधी ने इस बात को सीरियस लिया और मुंबई में सभी फिल्म निर्माताओं से कहा, FTII से पास लोगों को आपको एक बार काम देना चाहिए। इस तरह अब FTII के स्टूडेंट्स को फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और फिल्मों में एंट्री हुई असरानी की और इन्हें पहली फिल्म मिली हरे कांच की चूड़ियां। मैं पहली बार एक फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया था। और इस फिल्म में असरानी ने जाने माने अभिनेता विश्वजीत के दोस्त की भूमिका निभाई जिसका नाम था त्रिपाठी। यही नहीं, हम सब भी अपने मुंह में जबान रखते हैं प्यारे, और अब तो इस जबान की तृप्ति होनी ही चाहिए। बस एक पार्टी काफी होगी, राइट? करेक्ट, यप। अब तो असरानी के पास फिल्मों की लाइन लग जानी चाहिए थी, पर अभी भी असरानी की किस्मत में संघर्ष ही लिखा हुआ था। अरे भाई, इतनी बड़ी बंबई नगरी में दिल छोटा नहीं करते, लेकिन अब जाएंगे कहाँ मास्टर? लेकिन जब असरानी FTII में एक्टिंग सीख रहे थे तब उन दिनों कई गुजराती निर्माताओं ने उन्हें नोटिस किया था और उसका नतीजा ये निकला था कि असरानी को गुजराती फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। कुछ भी कहो, लड़के में बात है। आई थिंक यू आर राइट। गुजराती अभिनेत्री वहीदा के साथ पहली बार रुपहले पर्दे पर नायक की भूमिका में नजर आए असरानी। और अब असरानी ऐसी 4 फिल्में कर चुके थे जिनमें उन्होंने नायक और सहनायक के रोल निभाए, लेकिन ये तो गुजराती फिल्में थी और असरानी की चाहत थी हिंदी सिनेमा, और वो चाहत भी एक बार फिर से साकार हुई।
फिल्म डायरेक्टर आत्माराम एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे और ये फिल्म साल 1969 में उमंग नाम से रिलीज हुई थी और इस फिल्म में कई नए चेहरों को मौका मिला था और उनमें से एक थे असरानी। असरानी को इस फिल्म के लिए 650 रुपये महीने की तनख्वाह पर रखा गया। ये फिल्म भी काफी चर्चा में रही थी। इस फिल्म की शूटिंग से पहले 6 महीने तक रिहर्सल हुई थी, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित रही और इस फिल्म का फायदा किसी भी नए कलाकार को नहीं मिला। राय साहब इनवाइट्स यू विद ग्रेट प्लेजर एट पद्मा विलास विद ताराडी का झीपली का झीपुरू शापाली का शिकारी का पीतू। असरानी के संघर्ष का दौर दिन ब दिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो आकाशवाणी से मिलने वाले पैसों से भी बॉम्बे का खर्चा निकालना मुश्किल होता जा रहा था। स्टूडियो दर स्टूडियो चक्कर काटते पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था और कई जगह तो बहुत बुरा सुनने को भी मिलता था। ऋषिकेश मुखर्जी भी ऐसे शख्स थे जब असरानी को जानने लगे थे। ऋषिदा ने साल 1969 में सत्यकाम फिल्म रिलीज की थी। उस फिल्म में भी सहायक अभिनेता की भूमिका दी थी असरानी को। तो क्या सचमुच आजाद हो जाएगा हमारा देश? अरे अब अपनी आजादी को कौन रोक सकता है? तब असरानी को लगा था कि शायद अब आगे भी मुझे बुलाएंगे, पर ऋषिदा ने उनके बार बार कहने पर भी याद नहीं किया था। जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के मन में बस असरानी को लेकर यही छवि थी कि ये लड़का मुझसे बार बार काम मांगकर मुझे परेशान करता है और अक्सर वो असरानी को कहते थे, मेरे घर के अंदर मत आना, 3 कुत्ते हैं, कहीं तुम्हें काट लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। एक बार असरानी को ये लगा कि मैं अक्सर पैदल जाता हूँ, इसीलिए कई बार गार्ड और ये प्रोड्यूसर्स लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते और इसीलिए अब इन्होंने एक जुगत लगाई। अपने दोस्त के साथ मिलकर टैक्सी से चलने का प्लान बनाया। टैक्सी से चलेंगे, टैक्सी से। हाँ, राज कपूर के स्टूडियो। दोनों दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और टैक्सी हायर कर पहुंच गए स्टूडियो और जैसा सोचा था अब वैसा ही हुआ। गार्ड ने सलाम ठोका और असरानी को आसानी से अंदर जाने दिया। ये स्टूडियो था फिल्मालय और वहां इनकी मुलाकात फिर से हो गई ऋषिकेश मुखर्जी से। असरानी को देखकर वो जोर से चिल्ला पड़े, हु आर यू? तुम अंदर कैसे आए? स्टॉप देयर। तब असरानी उनका ये गुस्सा देखकर बहुत घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। असरानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें और अब परेशान होकर असरानी ने मुलाकात की FTII के प्रिंसिपल जगत मुरारी जी से। जब प्रिंसिपल ने असरानी की ये हालत देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने असरानी को कहा, तुम FTII में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर रख लूँगा, जिससे तुम्हारा खर्चा भी चल जाएगा और लाइफ भी पटरी पर आ जाएगी। असरानी ने अब FTII इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर के तौर पर ज्वाइन कर लिया और अब इसी इंस्टीट्यूट में एक दिन गीतकार गुलजार साहब और निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अपनी टीम के साथ पहुंचे। वहां वो जया भादुड़ी के लिए आए थे। जया भादुड़ी के लिए उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े निर्देशक अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। जया भादुड़ी ने जब ये बात सुनी थी तो उनके हाथों से चाय का प्याला ही छूट गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त असरानी ने गुलजार साहब से पूछा, सर मेरे लिए भी कोई रोल है इस फिल्म में? तब गुलजार ने कहा, हाँ एक छोटा सा रोल है पर बहुत अच्छा है, तुम मेरा नाम मत लेना, जाओ ऋषिदा से बात कर लो, शायद बात बन जाए। तब असरानी डरते डरते ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंचे और बोल पड़े, सर मेरे लायक भी कोई रोल है इस फिल्म में? तब ऋषिदा ने कहा, अगर तुम्हारे लायक कोई रोल होगा तो तुम्हें चिट्ठी भेज देंगे। ये सुनते ही असरानी बड़े खुश हो गए। अब असरानी के संघर्ष के दिन हमेशा के लिए खत्म होने वाले थे, जिसका अंदाजा असरानी को उस समय बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही दिनों बाद ऋषिदा के पास से एक चिट्ठी आ भी गई, जिसमें असरानी को फिल्म में काम करने के लिए बुलाया गया। वहीं जया भादुड़ी के सिलेक्शन के कारण FTII इंस्टीट्यूट में सभी लोग बहुत खुश थे और जिस फिल्म के लिए जया भादुड़ी और असरानी को सेलेक्ट किया गया वो फिल्म सन 1971 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम गुड्डी। वहाँ तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं होगा।
मुझे कोई जानता भी नहीं होगा। एक्टिंग करते हुए आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो एक्सप्रेशन ठीक नहीं आता। असरानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये फिल्म बहुत अच्छी चली और इस हिट फिल्म के आने के बाद ही हर निर्माता निर्देशक का ध्यान FTII के स्टूडेंट्स पर जाने लगा और वहाँ वो एक्टर्स के सिलेक्शन के लिए पहुँचने लगे। असरानी के लिए भी गुड्डे फिल्म मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही असरानी को 1-2 नहीं बल्कि 8 फिल्मों में एक साथ काम मिला। असरानी की उम्दा एक्टिंग अब सबको बहुत पसंद आने लगी। ये असरानी का ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद उन्होंने लाइफ में कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार उन्हें खास तौर पर पसंद करने लगे और दोनों को उनकी एक्टिंग पर पूरा विश्वास भी था। गुलजार साहब ने जब साल 1971 में अपनी पहली फिल्म का निर्देशन किया जो थी मेरे अपने, उसमें भी असरानी को मौका दिया और इस फिल्म में असरानी का रोल भी यादगार रहा। मोहल्ला किसी के बाप का नहीं है। अच्छी बात है बेटा, अपनी बारी भी आएगी, एक एक को देख लूंगा। और अब ऋषिदा, गुलजार, आत्माराम जैसे बड़े बड़े निर्देशकों ने एक तरह से असरानी का हाथ थाम लिया था और इन निर्देशकों की अधिकतर फिल्मों में असरानी किसी न किसी किरदार में नजर आने लगे। साल 1971 से लेकर सन 1974 तक असरानी ने इन निर्देशकों के साथ जो भी काम किया उन्हें सबने बहुत नोटिस किया और असरानी की डिमांड बढ़ती चली गई। एक ऐसी जगमगाती दुनिया में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे सपने सच हो। मैं खुद ही फिल्मों की चमक दमक देखकर भटक गया था। मैं समझता था फिल्मों का चांस किस्मत की बात है। सहायक भूमिका हो या हास्य भूमिका, इन भूमिकाओं में हर कोई अब असरानी को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। बोला था ना भांग के ऊपर दारू मत, हो गया ना फल्ला। लेकिन एक फिल्म ऐसी आई जिसमें असरानी ने नेगेटिव रोल किया और वो फिल्म थी कोशिश, जो कि गुलजार की फिल्म थी और साल 1972 में रिलीज हुई। असरानी ने इस दमदार नेगेटिव शेड की भूमिका के साथ पूरा न्याय किया। एक को तो जबान नहीं दी और जिसे दी है रुकती नहीं, बोलती चली जा रही। चल हट, दफा हो यहाँ से। लेकिन दोस्तों और शुभचिंतकों ने कहा, भाई असरानी तुम नेगेटिव रोल मत करो, तुम पर जचता नहीं, तुम तो हंसते हंसाते और सहायक भूमिकाएं करते ही अच्छे लगते हो। असरानी को भी ये बात जम सी गई। ये भी खूब रही। हमारे आने से पहले ही पैदा हो गई। डॉक्टर साहब, ये लीजिए आपकी फीस। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे जरूरत बहुत थी। साल 1972 आया तो सिल्वर स्क्रीन पर आई सीता और गीता, पिया का घर, ऐसी कुछ और फिल्में रही। वहीं बावर्ची फिल्म आई जिसमें असरानी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया। तुम पिक्चर के हीरो। मैं? नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, हीरो बन सकते तो बावर्ची क्यों बनते? करेक्ट। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि आज सोशल मीडिया में या अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म के वीडियोस में हम हर जगह यही लिखा पाते हैं या यही पढ़ पाते हैं कि बावर्ची फिल्म के बाद असरानी और राजेश खन्ना की अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्ती के चलते असरानी को राजेश खन्ना ने कई निर्देशकों से मिलवाया और उन्हें फिल्म में लेने पर जोर दिया था। इसी कारण असरानी ने राजेश खन्ना के साथ लगभग 25 फिल्में की थी। लेकिन ये बात सरासर झूठ और गलत साबित हुई क्योंकि खुद असरानी ने इस बात का खंडन किया और एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने राजेश खन्ना के साथ 7-8 फिल्में ही की है, मैंने राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्में कभी नहीं की। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना से मेरी दोस्ती थी, पर मैं ये कहता हूँ कि वो दोस्ती ऐसी भी नहीं थी कि वो मेरे लिए निर्देशकों पर दबाव बनाए। वो वक्त मेरे लिए अच्छा था, मेरे साथ फिल्मों की लाइनें लगी थी, इसलिए ये बात कहना गलत है कि राजेश खन्ना मुझे सपोर्ट करते थे या मैंने उनके साथ 25 फिल्में की। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि कुछ रेवेन्यू और कुछ व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। मतलब
कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे और फाइनली फिर उस एक्टर को या एक्ट्रेस को या जो भी जिसके बारे में भी झूठी बात कही गई है वो सत्यापित करने के लिए आना पड़ता है। ऐसा असरानी जी ने किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम अच्छी और सच्ची बायोग्राफी बनाते हैं, हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, तब जाके बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। इवन यहाँ पर हम कहें कि असरानी जी के बारे में इतनी रिसर्च की कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इंटरनेट पर या कहीं किताबों में भी नहीं मिले, वो ढूंढ कर हम लाए और ये सब बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और असरानी जी के जीवन के बारे में कुछ और बताता हूं। चलिए अब आगे बात करें असरानी साहब के बारे में। तो इनका एक्टिंग करियर बहुत अच्छा चल रहा था, साथ ही साथ असरानी ने अब फिल्म निर्देशन का भी जिम्मा ले लिया था। और असरानी की पहली फिल्म निर्देशक के रूप में जो आई वो थी गुजराती फिल्म अहमदाबाद नो रिक्शो वालो। साल 1974 की ये फिल्म थी। नहीं साहब, હું વિરોધ પક્ષની પાર્ટીનું સંદેશ લઈને આવ્યો છું. સાહેબ, આવતી ચૂંટણીમાં લોકસભાની એમપીની ટિકિટ તમને મળી શકે એમ છે. और आगे चलकर जब 1977 में माँ बाप नाम से एक गुजराती फिल्म आई तो उसमें एक गीत था हूँ अहमदाबाद नो रिक्शो वालो, जो कि इसी फिल्म के टाइटल पर था और उसे किशोर कुमार ने गाया था और असरानी पर ही फिल्माया गया था। अहमदाबाद नो रिक्शा वालो 999 नंबर वालो। और इसके बाद साल 1977 आया तो खुद ही फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, खुद ही फिल्म का निर्देशन किया और फिल्म में हीरो बने असरानी। फिल्म का नाम था चला मुरारी हीरो बनने। ये एक हिंदी फिल्म थी। असरानी की ये फिल्म काफ़ी अच्छी चली। कुछ नाम कमाना चाहता था इसलिए बम्बई चला आया। बाबूजी, बाबूजी मैं बनूंगा, बाबूजी मैं बनूंगा, बाबूजी। 70 से 80 के दशक में हीरो के तौर पर इनकी कुछ और फिल्में रहीं जो कि गुजराती फिल्में थीं। सात कैदी, संसार चक्र, पाखिनो मालो, जुगल जोड़ी, माँ बाप, छैल छबीलो गुजराती। और साल 1990 में कॉमेडियन और सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी गुजराती फिल्मों में काम किया। फिल्में रहीं मोटा घरनी वहू, पियो गयो परदेश और बाप धमाल धीकरा। असरानी की लोकप्रियता का अनुमान अब हम इससे भी लगा सकते हैं कि असरानी ने 70 के दशक में गुजराती फिल्मों के अलावा 101 हिंदी फिल्मों में काम किया था और जब 80 का दशक आया तो 107 हिंदी फिल्मों में असरानी ने काम किया। असरानी की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो 1974 में नमक हराम, आपकी कसम, 1975 की रफू चक्कर, चुपके चुपके और बिदाई, ऐसी कुछ फिल्में हैं। वहीं साल 1975 में एक ऐसी फिल्म आई थी जो असरानी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म में असरानी ने एक ऐसी भूमिका निभाई जिसकी वजह से आज भी उस कैरेक्टर का जैसे ही नाम लेते हैं तो अपने आप असरानी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। फिल्म का नाम शोले। ये एक ऐतिहासिक फिल्म थी। इसमें असरानी ने जेलर की भूमिका निभाई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर असरानी ऐसे लगे जैसे हिटलर होता है और हिटलर जैसा ही इन्हें गेटअप दिया गया और इस अंदाज में असरानी ने ऐसा रोल निभाया कि आज भी इस रोल की तारीफ होती है। लेकिन असरानी साहब को ये रोल मिला कैसे और इसकी रिहर्सल होने के पीछे एक कमाल का किस्सा है जो कि हमें जानना चाहिए। फिल्म में जब इस रोल के लिए असरानी को फाइनल किया गया था तब असरानी के लुक से लेकर आवाज़ तक हर चीज़ पर बहुत काम किया गया जिससे इनके किरदार में जान आ सके। हम जानते हैं। असरानी साहब को हिटलर की कई फोटोज दिखाई गई और इन्हें हिटलर की रिकॉर्डेड आवाज़ें कई बार सुनाई गई। असरानी खुद बताते हैं कि जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ सब जगह हिटलर की रिकॉर्डेड आवाज़ रखी जाती है। वजह यह है कि हिटलर की आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी कि उसकी आवाज़ के जादू के चलते उसने अपने सभी सैनिकों को कंट्रोल कर लिया था। असरानी ने भी इस रोल के साथ ऐसा न्याय किया कि दर्शक जब भी देखते हैं तो वो असरानी के कंट्रोल में आ जाते हैं। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? असरानी ने हमेशा के लिए अंग्रेजों के जमाने के जेलर को एक यादगार जेलर बना दिया। असरानी की फिल्मों ने इन्हें पैसा भी दिया,
शोहरत भी दी और एक दिन मुलाकात करवा दी उससे जिनके साथ पूरा जीवन गुजारना था। और इनकी जीवन संगिनी बनी अभिनेत्री मंजू बंसल। अभिनेत्री मंजू बंसल के साथ असरानी ने दो कॉमेडी फिल्मों में काम किया। एक फिल्म रही साल 1973 में रिलीज हुई आज की ताज़ा खबर और दूसरी नमक हराम। फिल्मों की शूटिंग्स के चलते ही असरानी और मंजू बंसल की मुलाकातें होने लगी और फिर प्यार हो गया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने कुछ और फिल्मों में काम किया। तपस्या, चांदी सोना, जाने बहार, शिकारी और नालायक, ये कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिनमें ये दोनों साथ नजर आए। और यहाँ ये भी खास बात रही कि मंजू बंसल असरानी के लिए बेहद लकी साबित हुई। साल 1974 आया तो कॉमेडी फिल्म आज की ताज़ा खबर के लिए असरानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया और इसके बाद एक बार फिर से इन्हें अवार्ड मिला। साल था 1977, लेकिन इस बार अवार्ड था बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का। और जिस फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला वो फिल्म थी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिसका नाम है बालिका वधू। दूल्हा मैं नहीं हूँ, दूल्हा ये है। तो फिर आप कौन है? दूल्हा के पिट्ठू? जी नहीं, अपनी बीवी का मिट्ठू। वर्ष 1970 से 1979 तक असरानी ने सहायक भूमिकाएं निभाई जिनमें मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, महबूबा, पलकों की छाव में, दो लड़के दोनों कड़के और बंदिश ये फिल्में प्रमुख रहीं। किशोर कुमार ने असरानी के लिए जो प्लेबैक सिंगिंग की वो ये थी। राधा प्यार दे प्यार दे प्यार दे। एक गाना था अच्छा चलो जी बाबा माफ कर दो। ये फिल्म हमारे तुम्हारे के लिए गीत गाया था। उसके बाद प्यार मैं करूंगा ये गाना था ये कैसा इंसाफ फिल्म से। होगी शादी डैडी की इजाजत से। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब किशोर कुमार के साथ असरानी ने भी प्लेबैक सिंगिंग की। फिल्म का नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये साल 1978 में रिलीज हुई थी और किशोर दा के साथ असरानी ने गाया मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि गायक कलाकार भी हैं। ये साबित हुआ साल 1977 की फिल्म आलाप में। इस फिल्म में एक गीत था हो रामा। ये गाना असरानी ने ही गाया था। रामा डर लागे अपनी उमरिया से, हो रामा डर लागे। असरानी मल्टी टैलेंटेड एक्टर रहे। 1984 तक ऐसी फिल्में आई जिनमें असरानी को खास तौर पे लिया जाता था। निर्माता निर्देशक फिल्म लेखक को कहते थे कि फिल्म की कहानी में एक भूमिका ऐसी हो जो असरानी पर सूट हो और वो फिल्म में एक अहम किरदार होना चाहिए और ऐसा ही होता था। इसी के चलते बहुत सारी फिल्में आती चली गईं। कुछ प्रमुख फिल्में रहीं हमारी बहू अलका, कामचोर, आशा ज्योति और मकसद। ऐसी कई हिट फिल्में रहीं। असरानी जब हास्य अभिनेता के रूप में आए इनकी कुछ फिल्में प्रमुख रहीं आज की ताज़ा खबर, रोटी, प्रेम नगर, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर, शोले, बालिका वधू, फकीरा, अनुरोध, छैला बाबू, चरस, फांसी, दिल लगी, हीरा लाल पन्ना लाल, पति पत्नी और वो और हमारे तुम्हारे। फिल्मों में अक्सर असरानी कॉमेडी करते नजर आते, लेकिन इसके इतर जब वो दूसरे किरदार निभाते जो कि चरित्र किरदार होते तो लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते। क्या ख्याल है? नए मेहमान के साथ नया खेल। असरानी ने पहली बार जिस फिल्म में सीरियस रोल निभाया था वो फिल्म थी खून पसीना। और अगर नेगेटिव शेड की बात करें तो पहली बार एक बुरा रोल निभाया असरानी ने। फिल्म का नाम था कोशिश, जिसमें हीरोइन के भाई का रोल निभाया और वो एक बुरा कैरेक्टर था। विदाई फिल्म में इनके डबल रोल थे जिसमें हिप्पी और एक गांव वाले का किरदार निभाया था। ये एलवी प्रसाद की फिल्म थी जो साल 1974 में रिलीज हुई। माय डियर, मैं तो नॉर्मल मेथड से पैदा ही नहीं हुआ। मेरा कोई बाप नहीं।
तुम्हारे कंजूस पने से मेरा जुड़वा भाई बचपन ही में घर छोड़कर भाग गया। जब फिल्म बीवी हो तो ऐसी रिलीज हुई तो उसमें असरानी ने बिंदु के सेक्रेटरी का एक बहुत ही शानदार कॉमिक रोल किया था जिसे बहुत पसंद किया गया। मैडम यहाँ नहीं, यहाँ तो पर्दों के भी कान होते हैं। फॉलो मी। सेक्रेटरी। ओह सॉरी, मतलब कोने में आइए। ऐसे कहो। लेकिन धीरे धीरे जब फिल्मों का ट्रेंड बदला तो असरानी की भूमिकाएं फिल्मों में छोटी होती चली गई थी। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि फिल्मी करियर में दो कलाकारों के साथ असरानी का नाम जोड़ दिया। ये तिकड़ी थी असरानी, शक्ति कपूर और कादर खान की। और इस तिकड़ी को जिन लोगों ने फिल्में दी वो थे डायरेक्टर टी रामाराव, के राघवेंद्र राव और के बापाई और नारायण राव दसारी। इन लोगों ने असरानी, कादर खान और शक्ति कपूर की इस तिकड़ी को 1982 से लेकर 1998 तक बहुत बार फिल्मी पर्दे पर दर्शाया और ये तिकड़ी सुपर हिट रही, जिनमें कुछ फिल्में हैं हिम्मत वाला, दिल तेरा आशिक, तकदीर वाला, दूल्हे राजा, हीरो हिंदुस्तानी, घर वाली बाहर वाली और हसीना मान जाएगी। लोगों को इन तीनों की जुगलबंदी वाली कॉमेडी बहुत पसंद आती थी। आगे चलकर जब फिल्मों में कॉमेडी की गुंजाइश कम होने लगी और हीरो ही कॉमेडी करने लगे तो असरानी ने पहले जितना काम करना अब बंद कर दिया था। 70 और 80 के दशक के मुकाबले असरानी ने 90 के दशक में तकरीबन 73 फिल्मों में ही काम किया। वहीं असरानी अपनी ही फिल्मों में अपने आप को ही निर्देशित करते नजर आ रहे थे। निर्देशक के रूप में असरानी की जो फिल्में रहीं उनके नाम हैं साल 1974 की गुजराती फिल्म अहमदाबाद नो रिक्शा वालो, 1977 में चला मुरारी हीरो बनने, साल 1979 में सलाम मेम साहब जिसमें असरानी और जरीना वहाब नजर आए थे, साल 1980 में हम नहीं सुधरेंगे और साल 1992 में जैकी श्रॉफ, दिव्या भारती और शिल्पा शिरोडकर को लेकर इन्होंने दिल ही तो है फिल्म का निर्देशन किया था। और वर्ष 1997 में असरानी ने एक और फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म का नाम था उड़ान, जिसमें रेखा, सैफ अली खान, प्रेम चोपड़ा, डैनी, दिलीप ताहेल, देवन वर्मा, अन्नू कपूर, मोहनिश बहल और खुद असरानी भी नजर आए थे। 1997 के बाद असरानी ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। वर्ष 1993 में फिल्म आई थी मुकाबला। असरानी इस फिल्म में गंभीर भूमिका में नजर आए। साल 1995 की तकदीर वाला फिल्म आई तो इसमें एक बार फिर से कॉमेडी करते नजर आए असरानी और असरानी की एक बार फिर से किस्मत चमक गई। हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। नीचे गिरे हो जाते हैं। डेविड धवन और प्रियदर्शन जैसे निर्देशकों ने साल 1993 के बाद इन्हें साल 2012 तक एक के बाद एक बहुत सी फिल्मों में हास्य अभिनेता के रूप में चुना और असरानी ने फिल्मों में धमाल मचा दिया। 90 के दशक में असरानी की हास्य भूमिकाओं से सजी फिल्में थीं जो जीता वही सिकंदर, गर्दिश, तकदीर वाला, घरवाली बाहर वाली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हीरो हिंदुस्तानी और ऐसी बहुत सी फिल्में। वहीं सन 2000 के बाद हेरा फेरी, भूल भुलैया, बोल बच्चन, दे दनादन, भागम भाग, माला माल वीकली, हलचल, ऐसी कई कॉमेडी फिल्में रहीं जिनमें असरानी ने अपनी कॉमेडी से सबको हंसा दिया। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। असरानी के अभिनय में एक अलग सी अद्भुत शक्ति है जिससे वो छोटे से रोल के माध्यम से भी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में हमेशा कामयाब रहे। असरानी ने पुराने निर्देशकों के साथ तो काम किया ही, साथ ही नए निर्देशकों के साथ में काम करते चले गए और सबके साथ नजर आए। यहाँ ये बात गौरतलब है कि जब 1976 में हेरा फेरी फिल्म आई थी उसमें असरानी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ नजर आए और जब 2001 में हेरा फेरी रिलीज हुई तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ नजर आए। असरानी एकमात्र ऐसे कलाकार थे जो इन दोनों ही फिल्मों में कॉमन एक्टर थे। असरानी पहले भी फिल्में करते थे और आज भी फिल्में करते हैं। हालांकि समय के साथ उनकी फिल्में कम हो गई हैं, लेकिन आज भी वो फिल्मों में पूरी तरह से सक्रिय हैं। 2016 में मस्ती ज़ादे, 2018 की यमला पगला दीवाना और सन 2020 की फिल्म
इट्स माई लाइफ और साल 2023 की ड्रीम गर्ल 2 और नॉन स्टॉप धमाल जैसी कुछ और फिल्में हैं जो असरानी की फिल्मों में सक्रियता और उनके फिल्मों के प्रति और अभिनय के प्रति प्यार को दर्शाती नजर आती हैं। असरानी ने हिंदी फिल्मों के साथ गुजराती फिल्मों में नायक सहनायक के तौर पर बहुत काम किया और कई हिट गुजराती फिल्में भी दी हैं। और जब OTT और वेब सीरीज़ का ज़माना आया तो असरानी उसमें भी पीछे नहीं रहे। असरानी ने एक पॉपुलर वेब सीरीज़ परमानेंट रूममेट्स में बहुत शानदार अभिनय किया। वहीं अगर छोटे पर्दे की बात करें तो असरानी वहां से भी दूर नहीं रहे। साल 1985 में दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था, नटखट नारद। इसमें असरानी ने नारद जी की भूमिका निभाई थी। और जब द लॉयन किंग साल 2019 में सिल्वर स्क्रीन पर हिंदी में डब हुई तो जाजू के किरदार के लिए असरानी ने अपनी आवाज़ डब की थी। शायद कोई आ रहा है। रुको, जाने दो, ये तो मेरी ही परछाई है भाई। असरानी ने साल 1982 में अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो कि गुजराती फिल्में बनाती थी। इस गुजराती प्रोडक्शन कंपनी में इनके साथी थे दिनेश हिंगू, हरीश पटेल और सलीम परवेज। आगे चलकर साल 1996 में एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ असरानी ने इस कंपनी को बंद कर दिया था। असरानी जी के फिल्मी करियर को देखें तो लगभग 350 फिल्मों में इन्होंने काम किया। असरानी को साल 1973 में अनहोनी फिल्म के लिए शमा सुषमा अवार्ड बेस्ट कॉमेडियन भी मिला था। वहीं फिल्म 7 कैदी के लिए इन्हें साल 1986 में बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से। असरानी ने बहुत से लोगों को कुछ पैसे भी दिए और न्यू कमर एक्टर्स को हेल्प भी किया था। वर्ष 1988 से लेकर 1993 तक असरानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के डायरेक्टर भी रहे। गौरतलब बात यह है कि जब ये इंस्टीट्यूट बना था तो पहले बैच में असरानी ही स्टूडेंट थे। हिंदी फिल्मों के साथ साथ असरानी ने अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया। पहली अंग्रेजी फिल्म थी सन 2005 में रिलीज हुई अमेरिकन फिल्म केज, जिसमें इन्होंने लियो की भूमिका निभाई थी। Dan bought Jonah his very own bird. It's the prettiest little mata puti you ever heard. असरानी ने गुजराती फिल्मों के साथ साथ एक पंजाबी फिल्म भी की। फिल्म का नाम था यारियां और इसमें हीरो थे गुरदास मान और हीरोइन भूमिका चावला। ये सन 2008 में रिलीज हुई थी। असरानी आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और वो अक्सर इंटरव्यूज़ भी देते नजर आते हैं। लोग उनसे अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि आप इस एज में भी इतने एक्टिव कैसे हैं, आपके बाल अभी तक हैं, ये कैसे है। और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब लोग असरानी से पूछते हैं और असरानी बड़ी तल्लीनता से एक कॉमेडी अंदाज में इनके जवाब देते हैं। असरानी जब कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे तो वहां पर असरानी ने ऐसी कॉमेडी की कि कपिल शर्मा भी चुप होकर बैठ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि हम करें तो क्या करें। ऐसे कमाल के अभिनेता हैं असरानी। असरानी की पसंद की बात करें तो इन्हें पसंद है फिल्में देखना, पढ़ना और लिखना। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कुछ करो, कुछ सोचो। साथ में खाने की बात करें तो असरानी को देसी खाना पसंद है। असरानी का पसंदीदा शहर है मुंबई यानी माया नगरी, जिसका वो अक्सर सपना देखते थे। ब्लैक और ब्राउन कलर पसंद करने वाले असरानी अपनी पत्नी के साथ मुंबई में अपने घर पर खुशी से रहते हैं। असरानी और उनकी पत्नी मंजू बंसल का एक बेटा है जिसका नाम है नवीन बंसल। नवीन अपने पिता की तरह अभिनेता नहीं बने बल्कि बने एक डॉक्टर, वो भी डेंटिस्ट। वो अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। असरानी से जब पूछा जाता है कि पहले के और अब के फिल्मों के सेट के माहौल पर आप क्या अंतर पाते हैं तो असरानी कहते हैं, लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। आपस में पहले सब भाईचारा हुआ करता था, एक दूसरे के प्रति दिल में आदर होता था, पर मॉडर्न ज़माने के चलते अब ये बातें पीछे छूटती जा रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हम तो यही चाहेंगे कि असरानी जैसे आज एक्टिव हैं वैसे ही हमेशा यूं ही एक्टिव रहें, फिल्मों में काम करते रहें और पूरी दुनिया उनकी अच्छी सेहत का राज यूं ही पूछती रहे। तो बीवी का टीवी सलाम करता है इस शानदार शख्सियत को जो कि चरित्र अभिनेता, हास्य अभिनेता
और बहुत कुछ सिखाने वाले अभिनेता हैं। हर शख्स को कहते हैं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है, कहते हैं कि अच्छे से पढ़ कर आओ, जैसे हमने पढ़ाई की FTII से या अलग अलग जगह थिएटर से, जहाँ से भी आप पढ़ें, लेकिन अभिनय को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आसान बात नहीं होती। तो हम तो यही चाहेंगे कि असरानी जी अच्छा जीवन जिएं, स्वस्थ रहें और यूं ही अलग अलग जगह पर, कभी OTT कभी सिनेमा में आकर हमें यूं ही गुदगुदाते रहें। हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है थोड़ी, लेकिन वो अभी भी दिल से जवान है और उनके बाल भी लहराते हैं। सब लोग पूछते रहे उनसे कि भाई क्या राज है, तो ये राज यूं ही बना रहे, असरानी जी स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगली बायोग्राफी किसकी आने वाली है। तो अगली बायोग्राफी भी एक हास्य अभिनेता की है, जिन्होंने बहुत हंसाया और यूँ कहें कि हंसाने का काम ऐसा किया कि उसके साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने हेल्प भी की। ही इज़ नन अदर देन बहुत जाने माने अभिनेता महमूद साहब। उनकी बायोग्राफी आने वाली है, अगली बायोग्राफी। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और कमेंट्स की जहाँ बात होती है, वो कमेंट्स कौन कौन से हैं जो बीवी का टीवी पर आज बताने जा रहा हूँ, वो ये वाले हैं। तो जो आज कमेंट बताने जा रहा हूँ, कुछ चुनिंदा कमेंट हैं जो कि हमें बड़े पसंद आए। पहले जो हैं वो है माई राज सलमानी। वो क्या लिखते हैं ये बताऊँ आपको, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, साथ में मैं बोलकर बताता हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि तरुण व्यास साहब, आपने मोहम्मद रफ़ी के ताल्लुक़ से जो वीडियो रिपोर्ट दी है, वो जानकारियाँ दी है, आज तक किसी चैनल ने नहीं दी है, इसीलिए तो हमें जाना जाता है। और वो कहते हैं अपने इस अंदाज़ में आपने बताया है कि वो आपका ख़ास अंदाज़ रहा, जिसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। माई राज सलमानी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपको हमारी बायोग्राफी पसंद आई। और रफ़ी साहब की तो बात क्या कहें, उनके लिए तो कुछ भी कहें, सबको पसंद आने ही वाला है। लेकिन आपने हमारी इस डीप रिसर्च को पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूँ ही देखते रहिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर करिए। और अगला कमेंट जो है वो हमने लिया है अरुण जी का, और वो शायद कोई आईडी है, वहाँ से एक उन्होंने लिखा है। वो कहती हैं कि मैं साधना जी की बायोग्राफी मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बायोग्राफी बनाई। तो ये हम आपके लिए ही बनाते हैं, यूँ ही देखते रहिए, आपका प्यार मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही केशव मुखर्जी की बायोग्राफी पर कमेंट आया है और वो कहते हैं कि मैं मंगल कामनाएं देता हूं, आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी है, मंगल कामनाएं प्रेषित हैं। और नाम है इनका राजेंद्र शर्मा जी। और ऐसे ही अमिया कांता बोस ने लिखा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग वीडियो इंडीड। केशव मुखर्जी वॉज अ ग्रेट कॉमेडियन इन बॉलीवुड एंड टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। He will never be forgotten from the memory of the Indians. Very true, सही आपने कहा, कोई नहीं भुला सकता। ये ऐसे अभिनेता हैं और इनकी बायोग्राफीज आप देखते हैं और इन रिसर्च को पसंद करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए। मेघा जावाज कहती हैं कि रफ़ी साहब की बायोग्राफी आपने दिखाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर गिविंग द बायोग्राफी ऑफ रफ़ी साहब, हु हैड गॉड गिफ्टेड वॉइस इन सिंगिंग एंड वॉज अ जेनरस एंड सिंसियर ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही लिखा आपने और ये कमेंट भी हमें बहुत पसंद आया। @यूज़र नाम से एक जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने कमेंट किया रेखा की बायोग्राफी पर और कहा कि वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड एक्सीलेंटली डन बायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट एक्ट्रेस। थैंक यू सर फॉर टेकिंग सो मच एफर्ट टू शो रेखा जीज लाइफ स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग सर, वी आर फॉर यू ओनली। और देवानंद साहब की बायोग्राफी पर ये कमेंट आया, सोनम्स ने लिखा, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, आई लव्ड इट, कीप इट अप, आई विश टू सी मोर ऑफ योर वीडियोज, वेरी वेरी गुड, बेटर देन न्यूज़पेपर दैट ब्रिंग गुड पीपल डाउन विद देयर बैड इन्फोज। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और निकिता थापा ने रेखा जी की बायोग्राफी पर ये कमेंट किया और लिखा जो हमें बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा है तरुण जी ये वीडियो, सच्ची वीडियो ऐसी ही होती है। थैंक यू सो मच फॉर देयर लवली स्टोरी ऑफ रेस्पेक्टेड एक्ट्रेस रेखा जी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही देखते रहिए। एंड नाउ नेक्स्ट कमेंट शेरी का है। वो लिखती हैं कि हेलो बीविका टीवी, यू आर रियली ग्रेट एट बायोग्राफी ऑफ बॉलीवुड स्टार्स। एंड शशिकांत टकले जी ने इफ्तिखार साहब की बायोग्राफी में बहुत गजब का लिखा, भागने की कोशिश मत करना, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। सीरियसली ये डायलॉग्स हमें कितना याद रहते हैं ना। एंड ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं और
ये बताना चाहूँ तो शायद एक पूरा 12 घंटे का शो सिर्फ कमेंट में ही हो जाए। तो अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, यूं ही डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बीवी का टीवी। नमस्कार।